सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। भाई साहब क्या एपिसोड है। इस एपिसोड ने तो पूरा इंटरनेट ही हिला दिया। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम जिनू को डीमन कैसल में देखते हैं। वो इन डीमन से लड़ रहा था। तभी वो डीमन अपनी जान की भीख मांगती है। जिनू सोचता है ये आखिर बोल कैसे सकती है, ये तो एक डीमन है ना। और फिर वो उसका मास्क उतारता है और तब हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, मतलब कि एक एल। वो जिनू से अपनी जान की भीख मांग रही थी। जिनू कहता है तुमने हम पर हमला किया और देखो अब तुम्हारे सभी साथी मर चुके हैं, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इस पर वो कहती है वैसे नाइट की ड्यूटी होती है उनके लॉर्ड की रक्षा करना। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं अभी जिंदा हूँ, तो उम्मीद है कि वो अपनी जान देकर भी खुश होंगे। जिन्हू उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मौका देखकर जिन्हू पर अटैक कर देती है, लेकिन टक्स बीच में आकर उसे रोक देता है। वो लड़की फिर से जिनू से माफी मांगती है और कहती है कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी। तब जिनू कहता है क्या तुम्हें इस फ्लोर के परमिट के बारे में पता है। इस पर वो कहती है मेरे फैमिली के पास वो परमिट है, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हें वो परमिट लाकर दूंगी। इतना ही नहीं, अपर लेवल के परमिट कहाँ है ये मुझे भी पता है। अगर तुम मुझे और मेरे परिवार को बख्श दोगे तो मैं तुम्हें परमिट तक पहुँचा सकती हूँ। तब जिनू उसके पास चला जाता है और कहता है क्या मैं सच में तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इस पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि इस बार तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिनू कहता है अगर तुम मुझे परमिट देती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थी और एक उड़ने वाली एंट ने ये सब किया था। दूसरी तरफ हम जिनू को देखते हैं। वो कहता है आखिर तुम हो कौन। इस पर वो कहती है मेरा नाम है एसएल और वो रेडोरो फैमिली से है। जिनू कहता है क्या तुम्हें भी एक वॉइस सुनाई देती है इंसानों को मारने के लिए। इस पर वो कहती है नहीं, हमें एक अजीब चीज सुनाई देती है, हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। जिनू पूछता है कि ये आवाज तुम्हें कब से सुनाई दे रही है। इस पर वो कहती है जब से वो यहाँ पर आई है तब से वो आवाज सुनाई दे रही है। तब जिनू पूछता है तुम यहाँ पर आई हो तो तुम पहले कहाँ पर थी। एसएल कहती है कि वो एक डीमन रियल में थी। जिनू कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। और तब हम एसएल को देखते हैं, उसके शरीर पर किसी ने काबू कर लिया था। वो कहती है हम सब वार की तैयारी कर रहे थे। जिनू पूछता है आखिर तुम्हारा दुश्मन कौन है। एसएल कहती है एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़ने के लिए सभी डीमन को एक साथ होना होगा। जिनू के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। वो उससे और सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाती है। इस पर जिनू समझ जाता है कि सिस्टम उसे रोक रहा है और वो इसके सवालों का जवाब देना नहीं चाहता। अगले सीन में हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं और यहाँ पर एक बड़ी सी मीटिंग चल रही थी उस आइलैंड के बारे में। और हमें एक बड़ी सी एंट दिखाई जाती है जिसने पूरी सिटी को तबाह कर दिया था, जिसमें टोटल 294 लोगों की मौत हुई थी। उससे लड़ने के लिए 108 हंटर को भेजा गया था, जिनमें से 4 ई रैंक, एक सी रैंक और एक बी रैंक हंटर भी मारे गए। और फिर एक ए रैंक हंटर आकर उस एंट को खत्म कर दिया था। इसका मतलब एक एंट की ताकत ए रैंक जितनी है। गोगन ही बताते हैं हमारा आइलैंड और जेजू आइलैंड, इन दोनों के बीच में 120 किलोमीटर का फासला है। और अगर वो एंट उड़ने में माहिर हो गए तो वो साउदर्न ट्रिप पर सबसे पहले हमला करेंगे। तो इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी जापान को कांटेक्ट करना होगा और यही खतरा उन पर भी मंडरा रहा है, तो हमें उनकी मदद लेनी ही होगी। और हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूँ कि चौथे जेजू आइलैंड पर रेड ऑपरेशन के लिए। दूसरी तरफ हम जिनू को देखते हैं। वो रेडोरू फैमिली की तरफ बढ़ रहे थे और टस ने इसली को उठा रखा था। जिनू एसएल के डैड के पास जाता है और डैड जिनू को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो डर के मारे कहते हैं तुमने आखिर इस इंसान को यहाँ पर क्यों लेकर आई, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा इसके परछाई में कितने ज्यादा सोल्जर छुपे हुए हैं। तब जिनू सोचता है ये बंदा तो सच में चालाक निकला। सभी सोल्जर जिनू पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और एसएल के डैड कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एसएल को यहाँ बंदी बनाकर ला सकते हो और हमारे महल पर कब्जा करना चाहते हो। तब जिनू कहता है मैंने एसएल के साथ डील की है, मैं यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं पहुँचाऊंगा अगर तुम मुझे एंट्री परमिट दे दोगे तो। तब एसएल के डैड को ये बात पता होती है कि जिनू अकेले ने ही वल्कन और म्यूटोस को हरा दिया था और इसीलिए वो जिनू से जीत नहीं सकते थे। तो इसीलिए वो जिनू को 81 फ्लोर का एंट्री परमिट दे देते हैं। राजा कहता है तो ठीक है, तुम्हारा काम अब हो गया, तो मेरी बेटी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तब जिनू कहता है मैं एसएल को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और वो एसएल को पकड़ लेता है। ये देखकर एसएल के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं।
इस पर जिनू कहता है गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे वहाँ पर गाइड बनाकर ले जाऊंगा क्योंकि ये हर फ्लोर को अच्छे से जानती है, इसीलिए मुझे एंट्री परमिट लेने में आसानी होगी। तब किंग कहते हैं क्या तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगे तो फिर ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। दूसरी तरफ हम एक लैब को देखते हैं जहाँ पर उस एंट का ऑपरेशन चल रहा था, मेरा मतलब उस एंट की चीरफाड़, जिसे गिल्ड मास्टर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ जिन्हू तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो 90 फ्लोर पर पहुंच चुका था, जिससे इग्रिस और टैंग दोनों लेवल अप हो चुके थे और अब उनकी रैंक एस और ए रैंक के बीच में थी। दूसरी तरफ एसएल गिफ्ट खोलकर देख रही थी और 90 फ्लोर पर जाने पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और एंट्री परमिट पाने के लिए उन सभी के साथ सौदा करना पड़ेगा, उन्हें शराब गिफ्ट में देनी पड़ सकती है। तब जिनू कहता है ये सब देने की कोई जरूरत नहीं, अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम मेरे साथ डील कर लेते या मुझे अगले फ्लोर का एंट्री परमिट देते, तो वो लड़कर ही सभी लेवल के एंट्री परमिट को जीतेगा और वो रेडिस फैमिली को नंबर 1 तक पहुंचाएगा। इस पर वो कहती है जिन्हू अच्छा मेरी एक बात तो बताओ, आपने हमारी जान क्यों बख्श दी। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत शर्मा जाती है। आगे जिन्हू मन में कहता है वैसे देखा जाए तो एसएल और जिन्हू ये दोनों दिमाग से थोड़े लूज है और ऐसे लोगों के साथ मेरी बनती भी है। आगे जिन्हू एसएल को यहाँ से लौटने के लिए कहता है क्योंकि आगे के लेवल बहुत ही खतरनाक लेवल है जिसमें एसएल की जान भी जा सकती है। इस पर एसएल वापस जाने के लिए मना कर देती है और वो कहती है मैं आखिरी तक तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी अचीवमेंट देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर जिन्हू मान जाता है। आगे के जितने भी फ्लोर होते हैं वहाँ के सभी डीमन ताकत में और नंबर में भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन जिन्हू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसानी से इन सभी को पेल देता है। दूसरी तरफ हम हंटर चॉय को देखते हैं और साथ ही में चाहे ही भी वहाँ पर मौजूद थी। हंटर चॉय चाही को उस जेजू आइलैंड के बारे में सभी बात बताता है कि सभी एस रैंक हंटर को जेजू आइलैंड पर रेड के लिए जाना होगा। तब चाही कहती है इसका मतलब संग जिन्हू भी वहाँ पर आएगा। वो कहता है हाँ हमारा बस एक ही काम है, उन सभी एंट को खत्म कर देना और वैसे भी बड़े गिल्ड के साथ मीटिंग होने वाली है। आगे हम देखते हैं जिन्हू 100 फ्लोर तक पहुंच गया था और तब हम एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जिसके ऊपर बैठा था एक पावरफुल डीमन जिसका नाम होता है बैरन और ये एक डीमन मोनार्च है। जिन्हू उसे देखकर ही समझ जाता है कि इसका ऑरा बहुत ही खतरनाक है, यहाँ तक कि एसएल को भी ये सब महसूस हो पा रहा था और जिन्हू एक पल के लिए डर गया था कि क्या वो इसे हरा भी पाएगा या नहीं। और ऊपर से इसके पास एक ड्रैगन भी है जिसका नाम है कैसलिन। इसका मतलब बैरन डीमन के साथ साथ ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकता है। बैरन अपनी पावर यूज करता है और वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खोलता है जिसमें से बहुत सारे डीमन बाहर आने लगते हैं और फिर वो जिन्हू पर अटैक करने लगते हैं। और तभी जिन्हू अपनी शैडो आर्मी समन करता है और इनकी भयानक सी लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर टस्क उस ऑर्ब के इस्तेमाल से एक बड़ी सी सेना को चुटकी में खत्म कर देता है और एसएल इस फाइट को देखकर दंग हो चुकी थी और वो सोचने लग जाती है एसएल वो एक डीमन है और बैरन यहाँ का राजा और जिन्हू एक घुसपैठिया है, तो एसएल को यहाँ पर किसका साथ देना चाहिए। और तभी बैरन अपने मुंह से बिजली आसमान में छोड़ता है जिससे वहाँ पर बहुत खतरनाक बादल बन जाता है और वो बिजली आकर सभी सोल्जर पर गिरने लगती है और एक बिजली एसएल पर गिरने ही वाली थी और तभी जिन्हू आकर उसे बचा लेता है। जिन्हू समझ जाता है कि ये कोई आम लाइटिंग नहीं है और इससे उसके सभी सैनिक ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। अगर ये ऐसा दोबारा हुआ तो उसके माना खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए वो सबसे पहले उस पर ही हमला करने का सोचता है। जिन्हू अपनी पावर से गायब हो जाता है और तेजी से जाकर बैरन पर अटैक कर देता है, लेकिन बैरन जिन्हू के हमले को रोक देता है। जिन्हू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बैरन बिजली से जिन्हू पर अटैक कर देता है और जिन्हू किसी तरह उस हमले से बच जाता है और फिर वो टस और इग्रिस की मदद लेता है। टस बैरन को कड़ी टक्कर देता है। इग्रिस अपनी तलवार से उस ड्रैगन की गर्दन ही काट देता है जिससे बैरन जमीन पर गिर जाता है। तब जिन्हू उसे देखकर कहता है फाइनली अब तुम नीचे आ गए हो और तुम्हें ऊपर देख देख कर मेरी गर्दन में तकलीफ हो रही थी, अब होगा असली मुकाबला। दूसरी तरफ हम सभी हंटर्स को देखते हैं और मीटिंग के लिए ड्रॉन स्वॉर गिल्ड से कुछ लोग यहाँ आए हुए थे। इस लड़की का नाम होता है हनेकावा और इनके गिल्ड मास्टर का नाम है गोटो रियोजी। गन ही बताते हैं इनका गिल्ड जापान में सबसे बड़ा है और इस बंदे का ऑरा सच में खतरनाक है और इनके गिल्ड में टोटल 11 एस रैंक के हंटर मौजूद है
और पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिल्ड है इनका। आगे वो लड़की उस एंड के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। हमें 2 पॉइंट का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली है इनकी लाइफ स्पैन। जैसे ही ये पैदा होते हैं तो ये बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। अगर सीधे सीधे कहे तो हमें बस क्वीन को मारना होगा, फिर 1 साल बाद तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमने 3 डेट से ये बात नोटिस की है, जब भी इन पर हमला होता है तो ये सभी एंड्स स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के पास जाने लगते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। गो गनी सोचते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी थी, लेकिन देखो इन्होंने तो काफी डिटेलिंग में प्लानिंग की है। आगे रियोजी कहता है हमारे पास जो 11 एस रैंक के हंटर मौजूद है, उनमें से 10 एस रैंक के हंटर उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार है और ये सभी मिलकर उन सभी एंड का ध्यान अपने ऊपर कर लेंगे और तब तुम जाकर उस क्वीन को खत्म कर देना। जेंचुल कहता है लेकिन ऐसा करने से तुम्हें हजारों एंड का सामना करना होगा। इस पर गोटो कहता है हमें बस उनका चारा बनने की एक्टिंग करना है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एआई सिमुलेशन ने भी इसी प्लान को बेस्ट माना है। फिर आगे गो गनी कहते हैं तो ठीक है, फिर हमें इसके बारे में डिटेल में प्लान बनाना होगा। और दूसरी तरफ हम डीमन कैसल को देखते हैं। इनकी लड़ाई काफी घमासान चल रही थी और जिन्हू की एमपी बहुत ही जल्दी खत्म हो रही थी। जिन्हू जाकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन्हू का ही सर पकड़ लेता है। वो जिन्हू को बस मारने ही वाला था और तभी टस और इग्रिस आकर उसे पकड़ लेते हैं और तब वो बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे जिन्हू के सभी सोल्जर खत्म हो जाते हैं और उसके माना भी। लेकिन बैरन के दोनों हाथ को भी चोट लग चुकी थी और फिर जिन्हू और बैरन की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब जिन्हू के दोनों डैगर गिर जाते हैं, इसीलिए वो अपने हाथों से बैरन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और तभी बैरन बिजली का अटैक करने ही वाला था, लेकिन एसेल अपनी तलवार फेंक कर मारती है, जिससे बैरन का ध्यान बढ़ जाता है। और मौका देखकर जिन्हू अपनी पावर रूलर हैंड का यूज करता है और वो अपनी पूरी पावर से बैरन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और फिर वो उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे उसकी गर्दन ही टूटकर गिर जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी रिलीज होती है। और इसी तरह बैरन अब हार चुका था और अब जिन्हू उसकी सोल एक्सट्रैक्शन कर सकता था। जिन्हू इस लड़ाई से बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। आगे वो एसेल से घर जाने के लिए कहता है और वो कहता है आज से और अभी से इस जगह पर राडिसु फैमिली का राज होगा। इस पर वो कहती है हमारे परिवार का नाम राडिस नहीं बल्कि राडेरू है। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।